आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो सदियों पुराने सवाल पर है। क्या आत्मा जन्म से पहले अपने माता पिता को चुनती है? बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विषय पर एक बहुत ही दार्शनिक और गहरी पड़ताल करते हैं। ये कल्म, आध्यात्मिक अनुबंध और इंसानी अनुभव के कई पहलुओं को एक साथ बुनते हैं। आज हम इसी में से कुछ सबसे हैरान करने वाले और दिलचस्प विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है शुरू करने से पहले ये साफ कर देना ज़रूरी है कि इस चर्चा का मकसद ये साबित करना नहीं है कि ये वैज्ञानिक रूप से सच है या नहीं। सही बात है। इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह देखना शायद बेहतर है। एक ऐसा नज़रिया जो हमारे जीवन, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों को भी एक गहरा मतलब दे सकता है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये विचार हमें जिंदगी को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक बड़ी उद्देश्यपूर्ण कहानी के हिस्से के रूप में देखने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जो सबसे पहला और बुनियादी विचार इन स्रोतों में मिलता है वो है आत्मिक अनुबंध का। सोल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसका मतलब यह है कि हमारा जन्म कोई हादसा या संयोग नहीं है, बल्कि ये एक पहले से तय की गई योजना का हिस्सा है। मतलब आत्मा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने जीवन के कुछ मुख्य पाठ या उद्देश्य तय कर लेती है। और यहाँ जो बात इसे और भी फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि ये चुनाव आत्मा अपनी उस अवस्था में करती है जहाँ वो पूरी तरह से विवेकपूर्ण होती है। अच्छा। अहंकार या डर से मुक्त उसका एकमात्र लक्ष्य होता है आत्मिक विकास और सीखना। इसीलिए जैसा कि स्रोत बताते हैं, आत्मा जानबूझकर एक मुश्किल जिंदगी भी चुन सकती है। मुश्किल जिंदगी? हाँ, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका अंतिम लक्ष्य चेतना का विस्तार करना है, आराम करना नहीं। लेकिन अगर आत्मा सब कुछ प्लान करके आती है तो हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता? मुझे तो कभी कभी ये भी याद नहीं रहता कि कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर विस्मृति का आवरण या वेल ऑफ फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। स्रोत कहते हैं कि जन्म लेते ही हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ? हाँ, और ये भूलना जरूरी है ताकि हम हर अनुभव को पूरी प्रामाणिकता के साथ जी सकें, जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो। अच्छा। अगर हमें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है या ये सब क्यों हो रहा है, तो हम उस अनुभव से वो सच्चा पाठ नहीं सीख पाएंगे। मतलब हम सब एक ऐसी फिल्म के हीरो हैं जिसे अपनी ही स्क्रिप्ट याद नहीं है, कह सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। ये विस्मृति ही हमें जीवन को एक नए सिरे से जीने का मौका देती है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा जानती है पर शरीर भूल जाता है। आत्मा योजना बनाती है पर मन जीवन को अराजक यानी कियोटिक समझता है। यही विरोधाभास इस पूरी अवधारणा को इतना गहरा और दिलचस्प बनाता है। यहीं पर यह विषय सच में बहुत पेचीदा हो जाता है। चलिए मान लिया कि आत्मा सीखना चाहती है, लेकिन कोई भी आत्मा गरीबी, हिंसा या भावनात्मक रूप से बिल्कुल दूर रहने वाले माता पिता को क्यों चुनेगी? हाँ, ये विचार कहीं ना कहीं पीड़ितों को ही उनकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार ठहराने जैसा नहीं लगता? स्रोत इस नाजुक सवाल पर क्या कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और हमारे स्रोत इसे नजरअंदाज नहीं करते। उनका दृष्टिकोण ये है कि आत्मा दर्द और संघर्ष को इंसानी नजर से नहीं देखती। इंसानी नजर से नहीं देखती मतलब हम जिसे पीड़ा कहते हैं, आत्मा की नजर में वो विकास का सबसे असरदार जरिया है। विकास का जरिया? हाँ, इंसान के लिए जो घाव है, आत्मा के लिए वो रोशनी के अंदर आने का रास्ता है। क्या इसका कोई उदाहरण है? इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जरूर, स्रोत में कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर एक आत्मा को आत्मनिर्भरता का गहरा पाठ सीखना है तो वो शायद ऐसा परिवार चुनेगी जहां उसे भावनात्मक सहारा बहुत कम मिले ताकि वो अपनी अंदरूनी शक्ति को खोज सके। अच्छा। या अगर किसी आत्मा को क्षमा का सबसे बड़ा सबक सीखना है तो वो उन माता पिता को चुन सकती है जिन्होंने उसे किसी तरह की गहरी चुनौती दी हो, जिसे माफ करना लगभग नामुमकिन लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान को हम अपनी जिंदगी का विलन समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारी आत्मा का चुनावा सबसे जरूरी टीचर हो। बिल्कुल। ये सोचने का तरीका ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत दे सकता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा है। क्या है? जैसे लोहे को तपाने के लिए आग की जरूरत होती है, वैसे ही चेतना को निखारने के लिए कभी कभी कठिन परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। जहां इंसान टूटे रिश्ते को दुख मानता है, आत्मा उसे एक कर्मिक पाठ पूरा होने का संकेत मानती है। ये नजरिए का फर्क है, एक सीमित इंसानी नजरिया और दूसरा असीम आत्मिक नजरिया। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया होती कैसी है?
क्या कोई इंटरव्यू होता है? पेरेंटल ऑडिशंस हियर जैसा कोई बोर्ड लगा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा समरूपता, ऊर्जा समरूपता। एनर्जी रेजोनेंस। हाँ। इसका मतलब ये है कि ये कोई औपचारिक बैठक नहीं है। आत्मा की अपनी एक ऊर्जा और कार्मिक कंपन होता है और वो अपने आप उन माता पिता की ओर खिंच जाती है जिनकी ऊर्जा उसके सीखने के उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाती है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए कि जैसे रेडियो पर आप 98.3 एफएम लगाते हैं तो आपको वही गाना सुनाई देगा जो उस फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, कोई और नहीं। सही। आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह काम करती है। वो उन्हीं माता पिता की ऊर्जा से मैच होती है जो उसके सीखने के सबक के लिए बिल्कुल सही स्टेशन है। ये एक तरह की स्वचालित ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि स्रोत में प्री बर्थ काउंसिल या आत्मिक मार्गदर्शकों से मुलाकात का भी जिक्र है, जहां आत्मा अपने अगले जीवन की योजना बनाती है। मुझे तो लगा था ये प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स सिर्फ बॉलीवुड में होती हैं। आप कह सकते हैं। ये विचार बताता है कि आत्मा ये यात्रा अकेले नहीं करती। उसके साथ अनुभवी मार्गदर्शक होते हैं जो उसे सही चुनाव करने में मदद करते हैं। ये देखने में कि कौन से अनुभव उसके विकास के लिए सबसे जरूरी होंगे। और इसी से आत्मिक परिवार या सोल फैमिली का विचार भी जुड़ता है। सोल फैमिली? जी। ये क्या है? स्रोत बताते हैं कि कुछ आत्माएं कई जन्मों तक एक समूह में रहती हैं। वे एक दूसरे को सिखाने के लिए बार बार अलग अलग भूमिकाओं में पृथ्वी पर आती हैं। अच्छा। हो सकता है इस जन्म में जो आपकी माँ है वो पिछले जन्म में आपकी बेटी रही हो। अरे वाह। या जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो पिछले जन्म में आपका सबसे करीबी दोस्त रहा हो, जिसने इस जन्म में आपको एक मुश्किल पाठ सिखाने का वादा किया हो। तो हमारे सबसे गहरे रिश्ते या सबसे बड़े टकराव वाले रिश्ते दोनों ही हमारी इस आत्मिक यात्रा के पुराने साथी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास के लोग रैंडम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, बल्कि एक तरह की स्पिरिचुअल कास्ट एंड क्रू हैं। हाँ, एक तरह से। पर क्या ये चुनाव सिर्फ माता पिता तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत जरूरी बात है। स्रोत ये साफ करते हैं कि आत्मा सिर्फ माता पिता नहीं चुनती, बल्कि पूरा जीवन मंच चुनती है। पूरा जीवन मंच? हाँ, माता पिता तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो इस जीवन मंच में और क्या क्या शामिल है? इसमें बहुत कुछ शामिल है। सबसे पहले तो देश, संस्कृति और भाषा। आत्मा ये अनुभव करना चाहती है कि एक खास तरह के सामाजिक नियमों और मान्यताओं में जीना कैसा होता है। फिर जन्म का समय और ज्योतिषीय ऊर्जा, जिसे कॉस्मिक अलाइनमेंट कहा गया है। माना जाता है कि हर क्षण की अपनी एक खास ऊर्जा होती है जो हमारे स्वभाव पर असर डालती है। और भाई बहन भी? हाँ, भाई बहन भी, जो अक्सर उसी आत्मिक परिवार का हिस्सा होते हैं, एक दूसरे के विकास में मदद करने के लिए। और सबसे जरूरी हमारा शरीर। हमारा शरीर भी? हाँ, उसकी आनुवंशिक विशेषताएं, उसकी ताकत और उसके कमजोरियां, हर चीज सीखने के उद्देश्य से चुनी जाती है। जैसे अगर आत्मा को धैर्य सीखना हो तो वो ऐसा शरीर चुन सकती है जो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो। अगर उसे अपनी सीमाओं से ऊपर उठना सीखना हो तो वो ऐसा शरीर चुन सकती है जिसे समाज सुंदर ना मानता हो। इसी से जुड़ा एक और अद्भुत विचार स्रोत में मिलता है, साइकिल ब्रेकर सोल्स का। हाँ, साइकिल ब्रेकर सोल्स, ये क्या है? ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। ये है भी। ये वो बहादुर आत्माएं हैं जो जानबूझकर ऐसे परिवार में जन्म लेती हैं जहां पीढ़ियों से कोई नकारात्मक पैटर्न हो, जैसे गुस्सा, नशा या भावनात्मक दमन, ये सब चला आ रहा हो। इन आत्माओं का मिशन होता है उस साइकिल को तोड़ना। मतलब ये जन्म से ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आते हैं। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये अक्सर वो लोग होते हैं जो अपने परिवार में सबसे अलग थलग महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो फिट इन नहीं होते। हाँ, जिन्हें ब्लैक शीप समझा जाता है। असल में उनका अलग होना ही उनका मिशन है, पुरानी सोच और पैटर्न को चुनौती देना और उस पूरे पारिवारिक वंश में एक नई स्वस्थ ऊर्जा का संचार करना। ये तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, लेकिन वे इसे चुनते हैं। एक मिनट, अगर आत्मा देश, संस्कृति, परिवार, शरीर, यहाँ तक कि जीवन की मुख्य चुनौतियां भी चुन रही है, तो फिर इसमें हमारी मर्जी कहाँ बची? ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हम सब बस एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हमारी अपनी इच्छा, हमारी फ्री विल का क्या है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है और स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। क्या कहते हैं वो? नहीं, सब कुछ पहले से तय नहीं है। अच्छा। आत्मा केवल शुरुआती बिंदु और सीखने के लिए कुछ विषय चुनती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये हम पर है। ये पूरी तरह से इंसान की मुक्त इच्छा यानी फ्री विल पर निर्भर करता है। मतलब शुरुआती फ्रेम आत्मा चुनती है,
पर उस फ्रेम के अंदर की तस्वीर इंसान खुद बनाता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। बताइए। आत्मा पर्वत चुनती है, पर उस पर्वत पर चढ़ने का रास्ता, चढ़ाई की मेहनत, गिरना, फिर उठना, ये सब इंसान के अपने चुनाव पर निर्भर है। दो आत्माएं एक जैसे हालात चुन सकती हैं, लेकिन एक इंसान उन हालातों से टूटकर कड़वाहट से भर सकता है, जबकि दूसरा उन्हीं हालातों से सीखकर करुणा और ज्ञान से भर सकता है। ये चुनाव हर पल हमारा अपना होता है। तो ये एक स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं, बल्कि एक ओपन वर्ल्ड गेम की तरह है। बहुत अच्छी तुलना है। स्टेज, मुख्य किरदार और गेम का ऑब्जेक्टिव आत्मा चुनती है, पर गेम खेलना कैसे है, कौन से साइड क्वेस्ट करने हैं, ये खिलाड़ी यानी हम तय करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आत्मा दिशा चुनती है, इंसान रास्ता। आत्मा उद्देश्य चुनती है, इंसान अनुभव। हमारा अनुबंध हमें कुछ परिस्थितियों में डाल सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारी होती है। और यही संतुलन जीवन को इतना रहस्यमयी और जादुई बनाता है। आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि ये नजरिया, चाहे इसे कोई सच माने या एक सुंदर कल्पना, ये हमें जीवन को बेतरतीब घटनाओं के सिलसिले की जगह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा के रूप में देखने की शक्ति देता है। ये हमें अपने माता पिता और यहाँ तक कि खुद के प्रति भी ज्यादा करुणा और समझ रखने का एक जरिया दे सकता है। बिल्कुल। इस विचार का असली मकसद कोई अंतिम जवाब देना नहीं है, नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभवों में गहरा अर्थ खोजने के लिए एक ढांचा देना है। यह हमें मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ वाली मानसिकता से निकालकर इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ वाली सोच की ओर ले जाता है। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। हाँ, स्रोत के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। चाहे ये सच हो या नहीं, ये विचार हमारी चेतना को विस्तारित करता है, और शायद आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। और शायद आज की चर्चा के बाद सोचने वाली बात यही है कि अगर हम अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को इस नजरिए से देखें कि उसे हमारी ही आत्मा ने हमारे विकास के लिए चुना था, तो उस चुनौती का रूप और मतलब कैसे बदल जाता है।